हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर्स। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक प्यारी सी शुरुआत स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉमिस बैच। ओके, और कंटिन्यू करते हैं अपनी हिंदी। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे गए एमपी सब इंजीनियर के अंदर। बिफोर वी बिगिन अपन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए सीरियस है, ओके, जानते हैं आप इसका एग्जाम अप्रैल माह के अंदर है, अप्रैल 2022 के अंदर। यहाँ से आपके पास 4 से 5 महीनों का समय बचा हुआ है। तो इन 4 से 5 महीनों के अंदर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उसके रिगार्डिंग मैंने कई सारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं। ओके, और इसी के रिगार्डिंग हमारा एक टारगेट बैच चल रहा है जो कि फोकस्ड है सिर्फ एमपी सब इंजीनियर पर। ठीक है, एक टारगेट बैच चल रहा है जो फोकस्ड है सिर्फ एमपी सब इंजीनियर पर, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। निश्चित इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। अब चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन कंटिन्यू करने वाले हिंदी। हिंदी का एक बहुत प्यारा चैप्टर है यार, और यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कैसा आता है, किस तरीके से इसका पैटर्न रहता है, आज थोड़ी सी बात करेंगे अपन मुहावरे पर। ठीक है, मुहावरों पर। ओके, तो आज का हमारा बहुत प्यारा टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगी चैप्टर पढ़ के। और आप यहाँ पे देख पाओगे क्वेश्चन कितने इजी आते हैं और 1 नंबर आपको ये दे करके जाएंगे। ओके, तो इसी सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर पैटर्न के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज अपना हिंदी का चैप्टर मुहावरा। ठीक है, मुहावरे के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं चलिए इसको देखते हैं। ओके, सो अपना पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको सन भी दिखाई देगा कब आया हुआ है। 9 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट के अंदर ये पेपर आया हुआ था। करंट का पेपर है आपका। ठीक है, तो ये पेपर किस तरीके से आया था, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म है। ओके, 1 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म है। क्वेश्चन देख लीजिए कैसा आता है। कोयल हो न उजली 100 मन साबुन लाए, उक्ति में सम्यक का अर्थ बताना है। ठीक है, अब आई थिंक ये चीजें तो सबको पता ही होंगी। ठीक है, नहीं पता तो फिर देख लीजिए इस लेक्चर को, आसानी से आ जाएगी समझ में। क्या मतलब है, कोयल हो न उजली 100 मन साबुन लाई, ये एक मुहावरा है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है, कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता, साबुन लगाने से कोयल सफेद नहीं होती और साबुन लगाने से मनुष्य गोरा होता है, कोयल नहीं। ठीक है, अभी आपको इसी में समझ में आ गया होगा, सबने पढ़ा है, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ। कोयल हो न उजली, कोयल का मतलब वो वाला कोयल नहीं है, यहाँ पास उपमा दी गई है कोयल से। ठीक है, कोयल हो न उजली 100 मन साबुन लाए, आप कितना भी उसमें साबुन लगा दीजिए, मतलब कोयल को बेटा कितना भी साबुन लगा देंगे वो काले से सफेद नहीं होने वाली। ठीक है, काली से उसका रंग नहीं बदलने वाला, कहने का मतलब ये, क्योंकि उसका नेचुरल कलर वैसा है। ठीक है, उसका नेचुरल कलर वैसा है, जैसे आप कितना भी फेयर एंड लवली लगा ले, आपका जो नेचुरल कलर है वो नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, कुछ जब तक लगाएंगे तब तक आप बस सही रहोगे, बाकी फिर से वैसे। लड़के मेरी बात को सुन के बुरा मान जाती है, बट ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या ना, कोयल को आप कितना भी साबुन लगा लो, उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होने वाला, वो परिवर्तन नहीं होने वाला है। ओके, वो परिवर्तन नहीं होने वाला है उसकी कलर में। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोयल से उपमा दी गई उस इंसान की। ठीक है, उस इंसान की जो इंसान का स्वभाव होता है। ठीक है, इंसान का जो स्वभाव होता है, जो अगर नेचुरल स्वभाव है उसका, ठीक है, प्राकृतिक रूप से वह स्वभाव है, तो आप उसको कितना भी कंप्रेस कर लो, कितने भी उसकी सोच कर लो, वो नहीं बदलने वाली, जो उसका नेचुरल स्वभाव है। ठीक है, एक व्यक्ति का जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक रूप से उसका स्वभाव मिला हुआ है, वो परिवर्तित नहीं होने वाला, चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लो, कितना भी उसको ज्ञान दे दो, वो नहीं होने वाला। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी कितना भी प्रयत्न करने पर स्वभाव नहीं बदलता। ठीक है, किसी के इंसान का नेचर परिवर्तित नहीं होता है। वो कहते ना, कुत्ते की पूंछ अगर टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेगी, आप कितना भी प्रयत्न कर ले वो सीधी नहीं होने वाली। तो ये हालांकि कोयल को अगर कितना भी ज्यादा साबुन उसको लगाओ, कुछ भी करो, वो सीधी नहीं होने वाली। ठीक है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, कहने का मतलब ये। ठीक है, देख सकते हो आप इन क्वेश्चंस को। तो इसका आंसर तो ये वाला हो गया, ये आप समझ गए होंगे। मुहावरे का अर्थ आप समझ गए होंगे। हिंदी के मुहावरे वैसे बहुत आसान होते हैं, सबके फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, सबके ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन सभी लोग बना के ही आते हैं। अंतिम घड़ी आना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में। अंतिम घड़ी का मतलब क्या होता है, बस यमराज आपके द्वार पे खड़ा है, अंतिम सांसें आप ले रहे हो, है ना, अब आपको इस धरा को छोड़ करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना बचा है, दैट्स इट। ठीक है, इस धरा को छोड़ करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना बचा हुआ है। ओके, तो बस यही अंतिम घड़ी आना का मतलब होता है, मतलब मृत्यु आपके निकट होना। ठीक है, मृत्यु का निकट होना इसका अर्थ है। एक ही स्थान पर पड़े रहना ये मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो इसका मतलब तो आलसी हो गया। रहस्य समझ लेना मतलब ये भी नहीं है। निरक्षर होना, निरक्षर मतलब होने का मतलब होता है अनपढ़ होना। ठीक है, और ये भी हम सब नहीं है। इसका मतलब इसका तीसरा है मृत्यु के निकट आना, मृत्यु निकट आना। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है? देखो बहुत मजा बड़ा आता है इन मुहावरों में, है ना। क्वेश्चन तो एक नंबर आपको देगा देगा, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है? दिखाई न देना। नहीं, आंखों में धूल झोंकना तो कोई अगर आपकी आंख में धूल झोंके तो आपको दिखाई नहीं देगा। इन द सेंस ये कि देखो मुहावरों के अंदर हमेशा कभी भी डायरेक्ट चीजें नहीं कही जाती है। ठीक है, मुहावरों के अंदर कभी भी कोई चीज डायरेक्ट नहीं, वो किसी और की तरफ इशारा करती हुई कही जाती है। ठीक है, किसी और की तरफ इशारा कही करती हुई कही जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पास क्या है, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब है कि आपको चीजें दिखाई नहीं देगी, है ना। इसका मतलब थोड़ी आंखों में ही धूल झोंक देना। आंख में धूल झोंकना मतलब किसी को धोखा देना। आप अगर वो काम कर रहे हो जो सामने वाले को पता नहीं है, तो इसका मतलब आप उसकी आंख में धूल झोंक रहे हो, उसको वो चीज दिखाई नहीं दे रही है और आप वो काम कर रहे हो। ठीक है, लाइक जैसे आप जैसे मान लड़के हो, आपने भी किसी न किसी को फंसाया होगा ना, है ना। लड़की की सेटिंग होगी आपकी, अभी आपकी गर्लफ्रेंड है, अभी आप साथ में किसी और के साथ भी सेटिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपको पहली वाले की आंख में धूल झोंक रहे हो, उसको नहीं पता कि आपकी दूसरी भी सेटिंग चल रही है। ठीक है, सेम चीज लड़कियों के केस में ज्यादा होता है ये चीजें, है ना। एक तो उसका बॉयफ्रेंड, दूसरा, समझ मेरी बात को समझ गए होंगे आप। इसको बोलते हैं आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, क्या बोलते हैं? आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। ओके, समझ गए। ओके, और क्या है, दिखाई न देना, ये तो नहीं होगा। इनके और इसमें क्या एक्सप्लेन करूं मैं, भेद प्रकट हो जाना। ठीक है, ठीक। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? धोखा देना। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं यार, ये बात तो है। यहां से तो आप क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते हो। आंखों में देखो, एमपी सब इंजीनियर के अंदर आपके जो हिंदी वाला पार्ट है, हिंदी वाला पार्ट है, यहाँ से आपको कंप्लीट 15 या 16 नंबर की हिंदी आती है। जनरली 16 की आती है, बट 15 की तो कंफर्म है। तो 15 नंबर में आपको बहुत हद करोगे तो एक आध नंबर गलती से मिस कर सकते हो, लेकिन 14 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, छोड़ ही नहीं सकते। और आपके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि फिर अगर यहाँ आप छोड़ोगे नंबर, फिर जो और सब्जेक्ट्स उनके अंदर कैसे करोगे? जैसे जीके वाला पोर्शन है, वहां तो आप अगर 15 थोड़ा ज्यादा टफ काम है, क्योंकि जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप कितने पढ़ लो कम ही पड़ेगा। लेकिन हिंदी का तो फिक्स पैटर्न है, कितने चैप्टर इतने ही आने, तो हिंदी में तो आपको पूरा लेना है। अगर तो 4 नंबर आपको खोने ही है तो आप जीके के अंदर खोना, यहाँ नहीं खोना जहां आपको नहीं पता कि चीजें कितनी पढ़नी है, वहां पर थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। बट यहाँ पे सब कुछ पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे नंबर आप छोड़ नहीं सकते, बहुत ईजी पार्ट है। ठीक है, एक्चुअली नंबर देने के लिए हिंदी हिंदी बनाई गई है। ठीक है, हिंदी लाया गया। आंखों में धूल झोंकना समझ में आ गया, धोखा देना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, छठी का दूध याद आना। हाँ, वो कहता है आपने जब अभी भी स्कूल में आपकी लड़ाई उड़ाई हुई होगी, ठीक है, लड़ाई उड़ाई हुई होगी, तो आप अपने दोस्त को बोलते ना, मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा, इतना मारूं मैं छठी का दूध याद दिला। इसका मतलब क्या है? तेरे को सारी विपत्ति याद दिला दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो? विपत्ति का मतलब क्या है? तेरी हालत खराब कर दूंगा, ऐसा समझ सकते हो। इसमें देखो, बचपन की याद आना नहीं, बचपन में छठी का दूध पिलाते, लेकिन बोलो ना, मुहावरे कभी सही पॉइंट करके कहे ही नहीं जाते हैं। मुहावरे हमेशा किसी दूसरे की ओर इशारा करके कहे जाते हैं। ठीक है, जिस बोलते हैं ना, अगर कोई बहुत इंसान टेढ़ा है, आप उसको समझा समझा के मर जाओ, परेशान हो जाओ, वो आदमी समझने के, अरे इसकी इसका स्वभाव तो कुत्ते की पूंछ जैसी है। मतलब कितना भी समझाओ, हमेशा जब तक समझाओ तब तक सीधी रहती है, बाकी फिर टेढ़ी हो जाती है। तो मतलब जो मुहावरे होते हैं, किसी ने दूसरे, मतलब मुहावरे का डायरेक्ट अर्थ नहीं होता, वो किसी दूसरे भावार्थ की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे आप पास क्या है, छठी का दूध याद आना। क्या है? छठी का दूध याद आना। इसका मतलब क्या है? भयंकर विपत्ति पैदा करना। ठीक है, पैदा नहीं करना, पैदा करना अलग चीज है, भयंकर विपत्ति में पड़ जाना। भाई हमको छठी का दूध याद आ गया, इसका मतलब है कि हम बहुत बड़ी विपत्ति में। छठी मतलब क्या? खुद पुरानी चीज, बहुत। छठी दूध मतलब क्या होता है? छठी में जो दूध पिलाई जाती है उतने समय, उसमें क्या रहता है, कितनी विपत्ति रहती है, लड़के के ऊपर वो पी रहा है, दूध लेटा हुआ है ना। तो वो मतलब उस टाइम पर जो विपत्तियां रहती हैं लड़के के अंदर, चल सकता है ना, कुछ और कर सकता है, बस लेटा हुआ पी रहा है, तो उस टाइम का मतलब ये है कि आपको बहुत बड़ी विपत्ति में आप पड़ने वाले हो। ठीक है, तो छठी का दूध आना, इसका मतलब ये होता है कि बहुत विपत्ति में पड़ना। ठीक है, भयंकर विपत्ति के अंदर पड़ जाना, ये मतलब है छठी का दूध आने का। ठीक है, पैदा करना नहीं है ना, विपत्ति से निकालना है, पड़ जाना, खुद पड़ जाना, वो है इसका मतलब छठी का दूध याद आना। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगारों पर लौटना। ठीक है, अंगारों पर अंगारों पर लौटने का मतलब ये है कि ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। जैसे मान लीजिए अभी आपका सब इंजीनियर में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो जो आपके पड़ोसी होंगे, ठीक है, वो देखना एकदम एकदम अंदर से ऐसे जलने भुनने लग जाएंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको लगेगा यार ये बंदे का सिलेक्शन कैसे हो गया, मेरे लड़के का नहीं हुआ, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। होता है ना ऐसा, ये क्या आपने कभी भी देखा होगा कि इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, मतलब वो अंदर से, बाहर से तो अच्छा शो करेंगे, वाह बहुत बढ़िया, एकदम खुश तरीके से, लेकिन अंदर से क्या, एकदम मतलब ईर्ष्या से, अंगारों के टाइप, मतलब उनका शरीर एकदम जलने लग जाएगा, कैसे हो गया कैसे हो गया, मैं
विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसे करके, समझ रहे हो ना। तो वो क्या होते हैं, वो ईर्ष्या से में व्यथित होने लग जाते हैं, ठीक है। ईर्ष्या ऐसे मतलब क्या होता है, वो चीज जो आपके पास नहीं दूसरे के पास, उससे आपको ईर्ष्या हो जाती है, ठीक है, वो चीज है। तो ईर्ष्या में व्यथित होना मतलब होता है अंगारों पर लौटना, ठीक है, ईर्ष्या में व्यथित होना। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतिम सांसें लेना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। अंतिम सांसें लेना, मैंने बताया अंतिम सांसें मतलब बस चंद सांसें बची हैं आपकी जिंदगी की, आप उसे ले रहे हो, इसके बाद बस प्रस्थान करने वाले हो, ठीक है। अंतिम सांसें मतलब मृत्यु के करीब आना या अत्यंत करीब होना। अत्यंत करीब मतलब बस अब कुछ ही सांसें बची, 10 15 20 जो बची हैं वही गिन रहे हो और जाने ही वाले हो, ठीक है। एक ही स्थान पर पड़े रहना मतलब ये तो आलसी हो गया। रहस्य समझ लेना मतलब किसी के बारे में किसी की कुछ गुप्त बात को जान लेना, ठीक है, किसी की कुछ गुप्त बात को समझ लेना। मृत्यु निकट आना तो अपन पढ़ ही लिए ऊपर भी, ठीक है, मृत्यु निकट आना मतलब अभी पढ़ा ना पढ़ने। हाँ, अंतिम घड़ी आना या मृत्यु निकट आना, ठीक है, अंतिम घड़ी आना होता है मृत्यु निकट आना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, चादर के बाहर पैर पसारना, ठीक है, चादर के बाहर पैर पसारना। अब इसका मतलब क्या है, चादर के बाहर पैर पसारने का मतलब बोलते हैं ना, आपने एक कहावत सुनी होगी कि उतना पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, है ना, उतनी पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, आपको उतना ही पैर पसारना है, मतलब जितनी लंबी आपकी चादर हो। अगर ज्यादा पसारोगे चादर से बाहर पैर जाएगा, फिर आपको ठंडी लगेगी, है कि नहीं। कहने का मतलब ये है ना कि आपको उतना ही पैर पसारना जितनी आपकी लंबी चादर होनी चाहिए। इसका मतलब एक, जैसे आपकी कमाई अभी नहीं कि चादर ही है, आपकी कमाई मान लेता हूँ महीने की है 20,000 रुपए, ठीक है, कितनी 20,000, और आप खर्च कितना कर रहे हो, खर्च कर रहे हैं 30,000। तो ये जो 10,000 का आपका हर महीने माइनस हो रहा है, ये कहाँ, ये जाकर के आपके ऊपर आगे जाकर बर्डन बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी इनकम 20,000 है, आप खर्च 30,000 कर रहे हो, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है ना। आपको 20,000 के अंदर ही अपने खर्चे सीमित करने होंगे, आपके अपनी आय के अनुसार ही व्यय रखना होगा, जितनी आय है उसके अनुसार ही रखना, उससे अधिक करोगे तो गड़बड़ है। चादर के पैर पसारने का मतलब होता है आय से अधिक खर्च करना। आपकी चादर इतनी है, आप पैर उससे ज्यादा पसार रहे हो, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी आय से अधिक व्यय करना, ठीक है, आय से अधिक व्यय करना। चादर के बाहर पैर पसारना मतलब अपनी आय से अधिक व्यय करना, ठीक है, अपनी आय के बाहर, अपनी औकात के बाहर खर्च करना, सीधी सी बात है, समझ लो, ठीक है। पर मेरा इसके हिसाब से कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। मैं पर्सनली अगर अपना बताऊं तो आपको ये चीजें पुरानी कहावतें थी और हर जगह ये कहावतें अब लागू नहीं होगी, ठीक है। टाइम के साथ सब चीजें बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए। इसमें आप एक काम करिए, अपना पैर सिकोड़ के सोने की जगह अपनी चादर लंबी कीजिए, ठीक है, चादर को लंबी कीजिए, आय को बढ़ाइए, ठीक है, व्यय को कम करने से ज्यादा बेटर है कि आय को बढ़ाइए, है ना, आय को बढ़ाने पर फोकस करिए, ये ज्यादा बेटर है वैसे, ठीक, ये पर्सनली मेरी थिंकिंग है। अगला क्वेश्चन क्या है, खटाई में पढ़ना। खटाई में पढ़ना का मतलब क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, ओके डन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा। खटाई में पढ़ना क्या होता है, काम में अड़चन आना, ठीक है, काम में अड़चन, जैसे आप कोई काम पढ़ रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, उसमें बीच में कोई अड़चन आ गई, कोई रुकावट आ गई, ठीक है, क्या आ गई, कोई रुकावट आ गई, तो उसको बोलते हैं खटाई में पड़ गया मैं, है ना, क्या पड़ गया, खटाई में पड़ जाना, ओके। तो क्या होता है, काम में अड़चन आना, ठीक है, काम में अड़चन आना। जस्ट सेकंड, क्या हो गया, ओके, क्या है, काम में अड़चन आना, ओके, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, हटाई पढ़ना मतलब काम में अड़चन आना, ओके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, अंगूठा दिखाना, देने से साफ मना करना। आपने देखा ना, पहले तो इसने मेरे से वादा किया, फिर मुझसे लास्ट टाइम पे मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा मतलब ये है कि जब आपको कुछ चीजें उसे देनी थी, जो आपने बोला था लास्ट में, ये कि जो इस इंसान को, किसी इंसान को आपकी जरूरत थी, उस टाइम आपने अपना अंगूठा दिखा दिया, अंगूठा ठेंगा दिखा दिया, ठीक, तो वो क्या हो गया आपका, देने से साफ मना कर देना, ठीक है। तो ये तो बहुत ही चीज यार है, तो सारे कर लोगे। मृत्यु निकट आना मतलब अंतिम सांस आना, किसी वस्तु, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, ठीक है, निरक्षर मतलब अज्ञान होना, ओके। 5 नंबर हो गया ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अंधेरे का उजाला। अंधेरे का उजाला मुहावरे का प्रयोग किस वाक्य में से है, ठीक है, इनमें से किसी में मुहावरे का उपयोग किया जाएगा, अंधेरे का उजाला, ठीक है, क्या है राजीव,
तो मेरे भाई का एकमात्र सहारा है। राजीव तो मेरे भाई का बड़ा बेटा है, राजीव तो मेरे भाई का दूसरा बेटा है, और राजीव तो मेरे भाई का इकलौता बेटा है। हाँ, इकलौता बेटा। देखो, अंधेरे का उजाला होने का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज है, ठीक है, कोई चीज है, इतना अंधेरा है, मान लो कहीं पास एकदम अंधेरा है, ठीक, रात को मान लो लाइट चलेगी आपके घर में, अब कुछ भी नहीं है, एक टॉर्च आपने जला दी, एक छोटी सी मोबाइल की आपने टॉर्च जला दी, तो क्या हो गया, आपके अंधेरे का उजाला हो गया। मतलब एक वही सहारा है, उसके अलावा तो सब कुछ अंधेरा है ना। एक वही आपका मोबाइल ही सहारा है, बाकी सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। अंधेरे उजाला सहारा क्या है आपका, ये केवल मोबाइल का टॉर्च। वैसे ही अगर देखा जाए तो राजीव तो मेरे भाई का इकलौता बेटा है, इकलौता। इसका मतलब है कि मेरे जो राजीव है वो मेरे भाई का सिर्फ एक ही सहारा है, इसके अलावा अब कोई ऑप्शन ही नहीं। इकलौता बेटा, एक ही लड़का है ना, समझ रहे हो मेरी बात में। उसके घर का उजाला है ये, ठीक है, उसके घर का एक यही उजाला है, बाकी तो उसकी जिंदगी पे अंधकार है। केवल उजाला कौन है, इकलौता बेटा राजीव है, ठीक है, इकलौता बेटा राजीव है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया, इकलौता बेटा मतलब जो केवल एक ही वही उसका सहारा हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी ना हो। तो ये सहारा वाला वर्ड और इकलौता वाला बेटा वाले में थोड़ा सा देखो, सहारा यहाँ पास तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पास क्या बोल रहा है कि घर का उजाला, ये ज्यादा फिट होगा यहाँ पे इकलौता बेटा में, ठीक है, इकलौते बेटे के अंदर, क्योंकि सहारा कोई भी हो सकता है और बेटा एक ही है। ओके, तो ये ऑप्शन इज परफेक्ट। तो राजीव तो मेरे भाई का इकलौता बेटा है। ओके, तो ये ऑप्शन हो गया। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ, घर का भेदी लंका ढाई, ये तो सबने सुनी होगी यार, है ना, देखा आपने। घर का भेदी लंका ढाई का मतलब क्या होता है कि जब तक विभीषण जी अगर राम जी को लंका के बारे में सारी गुप्त सूचनाएं नहीं देते, तो फिर तो बड़ी मुश्किल थी राम जी को रावण को परास्त करना। ऐसा नहीं कि वो तो भगवान है, ऐसे ही मार देते, पर ये कि वो नर रूप में थे, तो अपनी दिव्य कलाएं जो भी है, उनकी दिव्य शक्तियां, उनका प्रयोग नहीं कर रहे थे, तो उनको जानकारियां कैसे मिलती। तो फिर किसने दी, विभीषण ने दी। मतलब घर का भेदी हो गया ना विभीषण, फिर घर का भेदी लंका ढाई, है ना। आपने एक कहावत बड़ी, मतलब एक कुमार विश्वास जी का एक, कुमार विश्वास नहीं, एक्चुअली किसी कवि का ही एक लाइन है, ठीक है, किसी कवि की एक लाइन है कि विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब है, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, है ना, ऐसे करके एक है। तो घर का भेदी मतलब अगर कोई अपने घर से द्रोह करे या अपने देश से द्रोह करे, तो वो फिर उसकी पूजा कहीं नहीं होती। वैसे विभीषण जी का आपने रावण का मंदिर देखा, आप श्रीलंका में बहुत सारे आपको रावण का मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन विभीषण का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। जो देशद्रोही हो उसकी कभी पूजा नहीं होती। सेम चीज यहाँ पास क्या है, घर का भेदी लंका ढाई विभीषण के लिए बोला जाता है, ठीक है, जनरली। तो घर का भेदी का मतलब क्या होता है कि आपसी फूट से हानि होना, ठीक है। अब इसमें देखो ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखना होता है। घर का भेद किसी को ना बताने वाला, ये तो गड़बड़ है, बताने वाला ना एक्चुअली। घर का भेदी लंका गिराए, ये भी गलत है। घर के भेदी से लंका का गिरना, मतलब ऑप्शन में तो कुछ ऐसा है नहीं, बस यही आपसी फूट से ही हानि है, तो ऑप्शन इसका फोर्थ हो गया, ठीक है। तो ऐसी की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, बस मैंने ये क्वेश्चन दिखाने के लिए आपको बना दिया। टीचर आपको समझ में आना चाहिए पैटर्न कैसा है, और आप कुछ आइडिया भी लग गया यहाँ से आपको। अगला देखते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखानी, वाह, ये तो सबको है। का वर्षा मतलब अभी जब समय था तब बोलो ना कि अगर मान लो आपको कोई दोस्त है, उसको बहुत पैसे की जरूरत है, बहुत, मतलब समझ रहे हो, उसकी जान निकली जा रही है, लेकिन आप उस वक्त उसको काम नहीं दे रहे हो, पर जब उसका काम हो गया किसी भी तरीके से, उसने जुगाड़ कर लिया, ठीक है, उसी तरीके से जुगाड़ कर लिया, अब आप जाकर के बोल रहे हो भैया अब ये लो, क्या मतलब, जब उसको आपकी जरूरत थी तब तो आपने साथ दिया नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब जरूरत है रियल में तब साथ नहीं देते, बस दिखावा करते हैं, हाँ साथ साथ है बस, बाकी जब जरूरत खत्म हो जाती तब आ जाते हैं, है? तो समय बीतने पर सहायता व्यर्थ है, समझ रहे हो ना, समय बीत के फिर आप क्या ही करोगे। क्या मतलब, वर्षा के पहले खेत सूख जाना, भाई यहाँ पे बोला ना, जहां इसका डायरेक्ट अर्थ नहीं होता है, इसका डायरेक्ट ये हमेशा किसी की ओर इशारा करते हुए, ओके, किसी की ओर इशारा। जैसे मान लो आपकी खेती लगी हुई है, आप किसान आदमी, आपकी खेती लगी हुई है, खेती सारी सूख गई, पानी की जरूरत है तब तो बारिश हुई नहीं, अब कृषि सारी सूख गई, अब बारिश हो रही है, अब बताओ क्या काम है उस कृषि का, मतलब कोई मतलब है उस पानी का, नहीं है ना। वैसे ही जब जब सहायता की जरूरत थी तब तो आपने करी नहीं, अब जब सब खत्म ही हो गया फिर क्या ही मतलब करना। ओके, तो ये मतलब क्या, समय बीतने पर सहायता करना व्यर्थ है, ठीक है, समय बीतने पर। तो ये इसका चौथा ऑप्शन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आज तक आपके सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर मुहावरों से पूछे गए थे, ठीक है, मुहावरों से ये सारे क्वेश्चन आप तक अभी तक पूछे गए थे। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इस तरीके से आप पैटर्न फॉलो कर सकते हो। ओके, अंतिम वही चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर आप सब इंजीनियर की तैयारी के लिए सीरियस हो तो ये सारी चीजें अपन ने टारगेट बैच के अंदर बड़ी डिटेल में कवर करी हुई है। डिटेल बैच के टारगेट बैच के अंदर सारी चीजें, मुहावरे बहुत सारे लिखा रखे हैं, मतलब सारी चीजें चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक हो बड़ी डिटेल में कवर की है। एक भी क्वेश्चन आपका टारगेट बैच के बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, तो अगर आप सीरियस एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं
तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत नॉमिनल फीस के अंदर। कैसे ज्वाइन करना है, दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। और इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। 4 से 5 महीने का टाइम है। ये जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपको इस कोर्स में इनरोल करना ही चाहिए ताकि आप इसमें सिलेक्शन ले सको, क्योंकि माय डियर वैकेंसी बहुत दिनों बाद आ रही है, 3 साल बाद ऑलमोस्ट वैकेंसी आ रही है। सो अब कब आएगी कुछ भरोसा नहीं। सो आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप तैयारी करें और इसे अपने हाथ से ना जाने दें, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।